फूमियो किशिडा इस वक्त उनका संबोधन चल रहा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Foundation of a prosperous and enlightening society. Allow me to call on young students and researchers who will carry forward our hope for the future of our four nations to apply for this challenging but truly fascinating fellowship program. 本フェローシップが4カ国をつなぐ架け橋となり、インド太平洋地域や世界の課題を解決し、そして成長に導く力となることを大いに期待しています。Let me conclude by wishing that this fellowship will become a bridge that connects our four nations and that it will empower us to lead and to grow so that we can resolve many of the challenges of the Indo-Pacific region and around the world. तो देखिए इस संबोधन की क्या अहम बातें हैं ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मीटिंग खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक जॉइंट स्टेटमेंट हमारे सामने होगा ताकि हमें पता चल पाएगा कि मीटिंग में किन किन मुद्दों पर गहनता से विचार किया गया है और चीन के खिलाफ किस तरह की स्ट्रैटेजी बनी है। अभिषेक उपाध्याय का एक बार फिर रुख करते हैं। अभिषेक, टोक्यो से क्या अहम जानकारी, क्या अहम अपडेट, क्योंकि अब मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या क्या डिस्कशन हुआ, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनी, कब तक हमारे सामने होगा? देखिए कुछ ही देर में ये फेलोशिप का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके हमें लगता है कुछ ही देर में ये स्टेटमेंट आ जाएगा। जो चीज़ें जो कि अभी ये क्लोज डोर मीटिंग थी, लेकिन जिस बैकग्राउंड में ये बातचत हो रही है उस बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और उससे कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट हैं जिनका जिक्र होगा। पहली महत्वपूर्ण बात ये होगी कि ये इंश्योर करने की कवायद की जाएगी। जो कहा जा रहा है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसको इंश्योर करने की क्या रास्ते होंगे, हमें लग रहा है उन रास्तों का जिक्र होगा और उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि जो शिकायतें हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 देश तो हैं इसके सदस्य, लेकिन शिकायतें फ़िलिस्तीन की ओर से, माफ़ कीजिएगा फ़िलीपींस की ओर से भी हैं, शिकायतें वियतनाम की ओर से भी हैं, अलग अलग जो साउथ चाइना सी के आसपास के देश हैं, ताइवान की ओर से तमाम शिकायतें ही हैं। तो इसलिए एक रास्ते का जिक्र होगा और दूसरी बात है जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव हैं, जो कॉमन गोल हैं, उनका भी उसमें जिक्र होगा। कुछ चीज़ें क्वाड के पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, हमें लगता है वो जो बातें हैं वो बातें भी शामिल होंगी और ये सीधा मैसेज होगा बिना नाम लिए चाइना के लिए। चीन की जो हरकतें हैं, चीन का जो अप्रोच है इन चारों देशों को लेकर, कम से कम ये साफ बताता है कि क्वाड की जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, जो दायरा है वो सब भविष्य में और भी बढ़ेगा, क्योंकि चीन अभी भी किसी भी तरीके से रुकने को तैयार नहीं है, थमने को तैयार नहीं है, देशों की सीमाओं के अतिक्रमण को बंद करने को तैयार नहीं है। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था। ये जो बार बार कहा जाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, एक बड़ा बदलाव आया है। हम पहले देखा करते थे कि भारत जो है सार्क जैसे देशों में लीड करता था, विकासशील देशों के साथ एक संगठन के साथ बनके और एशिया को रिप्रेजेंट करता था। वो एक दौर अलग था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि विकसित देश और ताकतवर मुल्क जो हैं वो उनके साथ एक क्लोज गठबंधन, एक बहुत करीबी गठबंधन बन रहे हैं। क्वाड उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो क्वाड क्या माना जाए कि सिर्फ एक पहला कदम है इस रीजन में एक बड़े संगठन का, इसके बाद भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं? क्वाड को अब स्थायी बनाया जा रहा है। क्वाड के कई आयाम उसके साथ जोड़ रहे हैं। जैसे क्वाड की स्थापना अगर हम देखें तो सुनामी के बाद हुआ था, जो एक तरह से एक कोऑपरेशन और नेटवर्क अग्रीमेंट की तरह था। बाद में वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की तरह वर्चुअल मीटिंग होने लगी। पिछले साल 2021 में पहली बार वॉशिंगटन में इसकी 1-to-1 मीटिंग हुई। क्वाड को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारत अपने उस पुराने कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद की जो रणनीति थी उससे बाहर निकल रहा है। कई मामलों में भारत विकसित भी हो गया, तो वो एक अल्प विकसित या अविकसित राज्य भी नहीं रहा। तो और सिर्फ क्वाड ही नहीं, G7 में भी उसको एक्टिवली इन्वॉल्व किया गया है, G20 का मेंबर है। तो भारत के दमखम को दुनिया पहचान रही है। लेकिन हमें ये मानना कि ये किसी भी तरह से नेटो होगा, मेरे हिसाब से वो जायज नहीं है, क्योंकि नेटो को अगर देखें तो उसका पर्पस ही डिफरेंट है। नहीं, लेकिन और अगर ये डेटरेंस के तौर पर, अमिताभ जी, एक डेटरेंस के तौर पर, चूंकि नेटो एक डेटरेंस की तरह माना जाता है रूस के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, एक डेटरेंस के तौर पर क्या क्वाड सक्षम रहेगा? आप भले ही नेटो के बराबर ना माने, लेकिन फंक्शनली क्या नेचर उसका दिखाई दे रहा है वैसा?
देखिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा भारत पे या दुनिया पे या चीन पे कि एक संगठन बन रहा है और संगठन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। इसके दरमियान फेलोशिप आ रही है, IEPF हुआ और कई सारे एंटायर गैमेट बदल रहा है। और इस समय इसका महत्व और बढ़ जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कोविड-19 के बाद हमने देखा है चीन एक नया रुख अख्तियार कर रहा है, तो इसका संदर्भ बढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को ये एहसास है कि ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में उसका योगदान न्यूनतम होगा। क्योंकि न्यूनतम होगा क्योंकि इसके जितने भी सदस्य हैं किसी न किसी तरह किसी सिक्योरिटी फॉर्मेशन में हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ऑकस में है, जापान को पूरी तरह अमेरिका सपोर्ट करता है, उस पे 35,000 ट्रूप्स ओकिनावा के टापू पे हैं और उनको सहयोग करते हैं। लेकिन जापान अगर इससे बाहर निकलना चाहे, यानी वो जो उसका अभी तक का संविधान है वो कहता है वो डिफेंसिव आर्मी रहेगी, यानी ऑफेंसिव आर्मी नहीं रहेगी। तो अगर जापान, ठीक है, एक पॉइंट रॉबिंदर सचदेवा जी हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं। रॉबिंदर जी, अब देखिए चुनौती तो है ही और सबके लिए है, इस बात को हर कोई मान रहा है। चीन एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। उधर आप साउथ चाइना सी में देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का दायरा किस तरह से चीन आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड वहां पर डेवलप किए जा रहे हैं। 80% जो वहां की खनिज संपदा है उस पर एकाधिकार का दावा करता हुआ चीन नजर आ रहा है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ ऐसा हुआ होगा इस मीटिंग में कि चीन की इन पॉलिसीज पर लगाम लगाई जा सके? मुझे लगता है यह बड़ा अहम सवाल है। लगाम लगाई जा सके ना जगा सके, लगाम के ऊपर टेंशन्स होंगी, पहली बात। दूसरी बात ये, स्टेप बैक कीजिए, आज की दुनिया में हो क्या रहा है। आज की दुनिया में कोई भी शांति या कोएग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। जितनी भी बातें हो रही है, अगर आप देखें दुनिया में, रशिया यूक्रेन, नेटो यूक्रेन वॉर, वो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, मैं इसको हराऊंगा। चाइना थिएटर में भी क्या हो रहा है, हम इसको हराएंगे, या वो कह रहा है कि वो गॉड को हराएगा, राइट? बिल्कुल। तो पहली बात, दुनिया में कोई जो बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं केवल अबाउट वॉर एंड डोमिनेटिंग द अदर हो रही हैं, ये असलियत है, लेट्स रिकॉग्नाइज दैट, राइट? अब इसमें इशू ये है, और दोनों थिएटर पे ये क्वाड का जो हो रहा है इसका इंपैक्ट यूरोप पे हो रहा है, यूरोप का जो इंपैक्ट है डायरेक्टली क्वाड पे हो रहा है। ये ग्रुप्स बने जा रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया को लेके स्पेसिफिकली मैं 2-3 चीजें कहूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें। अगर चाइना ताइवान का अगर होता है कुछ, राइट, और हम ज्यादा सिक्योरिटी में टाइटन होते जाते हैं क्वाड के, तो सबसे पहले हमारे पे प्रेशर आएगा, रिक्वेस्ट आएगा कि इंडियन नेवी मलाक्का स्ट्रेट्स पे आ जाए। भाई ठीक है, हम लड़ने नहीं जाएंगे, पर हमें हमारे इंडियन नेवी को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मलाक्का स्ट्रेट्स पे आप कुछ स्ट्रैंगल होल्ड बनाओ चाइना के खिलाफ। तो हमारे यानी कि आप कह रहे हैं, अगर इसको मैं, थोड़ा समय कम है सचदेवा सर, आप जो बात कह रहे हैं, यानी कि भारत की भूमिका, इन्वॉल्वमेंट, ये सब बढ़ेगा, और न सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन तक बल्कि स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन में, और शायद एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।